लेक्चर नंबर क्या है? 6 6। ये तो पूरी पीपीटी खत्म हो गई। आज जो पढ़ाना है यार वो तो उसकी पीपीटी नहीं है, पूरी पीपीटी खत्म है। हम्म हम्म देखो सब लोग, अभी हमारे 3 छोटे से सब टॉपिक हैं। एक तो मैंने कहा था आप लोगों को थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक्चुअल में एमडी सर कल उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं अपना लैपटॉप लेके आया नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आ गया था। तो मैं अभी तक तरुण सर या एमडी सर के लैपटॉप से काम चला लेता था, तो कल वो आए नहीं, तो पीपीटी में क्वेश्चन पड़े नहीं। देखो आज पीपीटी मैंने एक्चुअल में जो पीपीटी लगाई है वो तो पूरी पढ़ा चुका हूँ, आज पीपीटी कहाँ है? तो थर्मोकेमिस्ट्री की पीपीटी ठीक है, और क्वेश्चन वाली पीपीटी वो हो नहीं पाई। डाटा तो है मगर वो एक लैपटॉप चाहिए ना सेटिंग करने के लिए और क्वेश्चन चेंज करने के लिए और कुछ डाटा चेंज करने के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। और हमारे 3 छोटे से टॉपिक रह गए हैं अभी, एक एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उनके सिर्फ स्टेटमेंट लिखाने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बता देता हूं। हाँ बेटा, नहीं तो पीपीटी बनाने के लिए क्या है ना, जैसे पीपीटी बनी हो तो वो तो लगा दोगे और लगा के इधर से इधर ट्रांसफर कर लोगे, मगर बनानी है ना अभी, पुराने वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना, तो उनको बनाना पड़ता है थोड़ा बहुत। उसका नहीं है, देखो अपना जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए बनाए वो तो मेरे पास 20 साल से लेके अब तक के हैं, मतलब कोई मटेरियल मेरे पास 1-2 जीबी नहीं, 100 जीबी से ऊपर का है। हाँ और क्या, तो इसमें थोड़ी लग पाएगी। नहीं, हर बार क्वेश्चन कुछ अलग भी लाता हूं, जैसे अलग अलग क्वेश्चन। तो मैंने अभी 800 क्वेश्चन टाइप कराए थे पिछली बार नवंबर, मतलब पिछले साल 800 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के नए टाइप कराए थे। हाँ 800 टाइप कराए थे, तो उनमें से क्या है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन टाइप करा लिए, फिर मैं बैठता हूं उनको चेंज करने के लिए कि नई तरीके से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। वैसे मुझे पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अब क्वेश्चन चेंज होके पड़ा हुआ है तो उसमें कहाँ क्या चेंज करना है, तो वो क्वेश्चन जो मैं 3 मिनट में करता हूँ वो 1 मिनट में हो जाता है।
क्योंकि अब मुझे इस क्वेश्चन की या तो लैंग्वेज चेंज करनी है, या डाटा चेंज करना है, या फिर दोनों चेंज करना है। तो लिखे लिखाए में हमें डिजाइन तो अब करना नहीं पड़ेगा और ना प्रूफ रीड करना पड़ेगा। यदि मैंने हाथ से, जैसे कभी कभी मैं कॉपी से लिख के दे देता हूं, तो अभी जब मैंने हाफ नीट लिया था तो हाफ नीट में मैंने नए क्वेश्चन कराए, तो मैं 20 क्वेश्चन डेली लिख देता था हर चैप्टर के। मगर जब 20 क्वेश्चन उसको हाथ से लिख के देता हूं ना, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। पहले मैं लिख के दूंगा, अब फिर वो बेचारा अपनी तरफ से समझता है, तो मैं कुछ लिखता हूं, वो कुछ लिख देता है, फिर उसका प्रूफ रीड होता है, तो उसमें ज्यादा रहता फैलता है। तो टाइप करा के फिर एक साथ प्रूफ रीड करके आप लोगों को देता जाता हूं। तो आप लोगों को अभी 300, 350, 300 से 400 क्वेश्चन की एक असाइनमेंट दूंगा। नहीं नहीं, पेपर ना वो हाँ आज क्लास है, वो आज अभी नहीं दूंगा, आपको दूंगा 20 से 26 जनवरी के बीच में। 400 मतलब 300 से 400 क्वेश्चन का असाइनमेंट होगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो ये है कि हर टाइप का क्वेश्चन उसमें डालूंगा। उसमें मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, तो उसमें इसीलिए 20 जनवरी को दूंगा। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे अभी क्या होता है कि आप 100 क्वेश्चन मान लो आपने किए, तो पता चला 10 ही सब टॉपिक कवर हुए, मगर सारे सब टॉपिक कवर नहीं हुए। उसमें खास बात होगी उस असाइनमेंट की, हर सब टॉपिक कवर होगा, और हर सब टॉपिक पे या तो एक क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन होगा। जैसे हर सब टॉपिक तुम्हारे पास रिवाइज हो जाए, उसको कर लिया, इसका मतलब हर सब टॉपिक तुमने कर लिया बहुत अच्छे से। तो उसको करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे वो बनना है। तो वो 300-400 क्वेश्चन वो भी दूंगा, मगर वो दूंगा 26 जनवरी के आसपास, तब तक बन जाएगा। क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कब बनेगा, तो 8 से 10 चैप्टर है, तो पूरे चैप्टर के बनाने हैं। तो एक दो चैप्टर के बन गए, बाकी चैप्टर के तैयार हो रहे हैं। आप बस अपनी कोशिश करो कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो, बाकी आप टेंशन ना लो, सब करा देंगे, सारी चीजें एक एक करके सारा करा देंगे। आप लोगों को 1-2 बार नहीं 3-4 बार रिवाइज करा देंगे, क्वेश्चन भी खूब दे देंगे। जैसे रिवीजन देखो पैरेलल में चल रहा है, आज मंडे है, आज लिक्विड सोल्यूशन की क्लास होगी। पहली क्लास में बहुत रहता फैला था, रहता ये फैला था कि 3 घंटे की क्लास थी। तो ऐप पे क्या होता है, टाइम जैसे आप कहते नहीं हो कि सर अब क्लास बंद हो जाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, तो उनकी सेटिंग 2 घंटे की है। अब उनको लगा कि रेगुलर क्लास होगी जो मंथन में होती है, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होती है, तो वो 2 घंटे की सेटिंग पे रखते हैं। तो उन्होंने 2 घंटे की सेटिंग लगा दी। पता चला बच्चों के पास भी मैसेज गया कि 5 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी, और मेरे पास तो मैसेज भी नहीं आता है, वो डायरेक्ट ही बंद हो जाती है। तो मैं क्वेश्चन करा रहा था और खट्टे से बंद हो गई क्लास। तो 3 घंटे की जगह उसमें 2 ही घंटे के क्वेश्चन हो पाए, और शायद कल लास्ट मंडे में थोड़ा लैग भी हो रहा था। आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन करेंगे। आज वैसे मैंने थोड़ा टाइट किया था, तो मेरे पास पूरा मैसेज आया कि सर देखो आज 3 घंटे की लगा रखी है, ये नाम लिखिए, नहीं तो उसमें नाम भी चेंज था। उसमें बीटी सर की क्लास, मेरी क्लास थी मगर नाम बीटी सर का डाल रखा था मोल कॉन्सेप्ट में। तो आज वो प्रॉपर सही है। तो आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन करेंगे। तो लिक्विड सोल्यूशन 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक होंगे क्योंकि आप 2 बार कर चुके हो, हमने पढ़ा दिया, आपने क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और हर सब टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हर सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिले, थ्योरेटिकल भी और कॉन्सेप्चुअल भी। हाँ, उसका पीपीटी, मतलब अच्छा आप कह रहे हो वो खाली पीपीटी, वो भी डलवा दूंगा। मैं आप लोगों के उस पे हूँ टेलीग्राम पे, जो आप लोगों का है, एक है तो मेरे पास, दोनों कॉमन है। अच्छा ठीक है, तो मैं वो डलवा दूंगा। तो सभी लोग क्या करना, लिक्विड सोल्यूशन को रिवाइज करके नेट 8 बजे, चाहे वो मंथन वाले बैच में आप घुस जाइएगा, चाहे मंजिल वाले बैच में घुस जाइएगा, सब में लाइव एक साथ आता है वो। क्योंकि मेरा सब जगह फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है मस्त तरीके से। अब मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, और वो जो सीट आपको दूंगा वो उनको भी दूंगा। जो 400 क्वेश्चन की सीट बना रहा हूँ, 350-400 क्वेश्चन डालूंगा उस पर, और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे, और हर सब टॉपिक से क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के 50 क्वेश्चन, किसी के 2 ही क्वेश्चन। हर सब टॉपिक के वेटेज वाइज, कि उसका वेटेज क्या है। जैसे आप वो कर लो तो आपने सारे क्वेश्चन कर डाले, सब कुछ कर लिया। तो वो क्वेश्चन की सीट आपको मैं 26 जनवरी के आसपास दूंगा, कि 26 जनवरी से लेके आप अपना खूब रिवाइज करो उसको, और कम से कम उसको 2-3 बार लगाइएगा।
वो 2-3 बार उन क्वेश्चनों को जरूर करिएगा राउंड अप करके, और कोशिश करूंगा कि उसके वीडियो सोल्यूशन दे पाऊं। दूंगा तो फिर यूट्यूब पे ही दूंगा, प्रैक्टिस सेशन जो लगाते हैं ना, तो उसमें वही वाले क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपके सोल्यूशन हो जाएंगे, बाकी बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग क्या है, बस आप लोग पढ़ाई करते रहो, हम लोगों को तो पता ही है कैसे करना है, तो हम लोग तो कर ही देंगे सारी चीजों को, ठीक है। और हम लोग छोटी मोटी चीजों से मतलब ज्यादा परेशान भी नहीं होते कि नहीं यार फीवर है तो पढ़ाओ नहीं, ठीक है, जुकाम है तो पढ़ाओ नहीं, क्योंकि यार ये तो लगा ही रहेगा, ये कब जाना है भाई, शरीर है, इंसान है, तो कभी बीमार होंगे, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी फीवर आएगा। जब तक कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती तब तक क्लास हम में से किसी की कैंसिल नहीं होती और ना डिले होती। मैं तो वाईटी पे भी टाइम पे जाता हूँ, आप कभी भी चेक कर लो, यदि टाइम मैंने 8 बजे दिया है तो 8:05 तक मेरा ऑन हो जाएगा, उस ऐसा नहीं होगा कि नहीं आधे आधे घंटे जा रहा है, क्योंकि जो दिया है करना है तो फिर टाइम पे करना है, नहीं तो नहीं करो, उसमें क्या है, जरूरी थोड़ी कि करा जाए, मगर किया जाए तो टाइम पे किया जाए, जैसे उसको भी आराम हो अपने को भी आराम हो। तो चलो, अपना एक ही कॉन्सेप्ट है, किसी काम को करो तो हाई इफिशियंसी से करो, काम चाहे गलत हो या सही, उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं होता है, मुझे बस उसकी इफिशियंसी से मतलब होता है कि इफिशियंसी हाई हो, क्योंकि इफिशियंसी हाई होगी ना तो सक्सेस हाथ लगेगी, चाहे वो निगेटिव सक्सेस हाथ लगे या पॉजिटिव लगे, दोनों ही सक्सेस मानी जाती हैं आजकल, है ना। तो चलिए अब देखो यार, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल देता हूं आपको। इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, 4 नंबर या एक क्वेश्चन मिनिमम आउट है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत रद्दी टाइप का टॉपिक है, यदि आप समझ पाए तो, ना समझ पाए तो टफ है, बच्चे डरते हैं पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मगर ये बहुत इजी टॉपिक है, जैसे मैं बताऊं बस वैसे एब्जॉर्व करिएगा आप, कि जिस स्टाइल से मैं बताऊं उसी स्टाइल से एब्जॉर्व करिएगा, तो आप कहोगे अच्छा यार ये तो मैंने क्लास 7th में पढ़ा था, बस तुम इतना ही फील करोगे कि यार ये तो 7th में पढ़ा था। बुक की तरह मत फील करिएगा, बुक में थोड़ा सा डरावना लिखा है, मैं भी डरता हूं। तो देखो एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आएगा ही आएगा पेपर में, आप पेपर उठा के देख लो, थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और 2 क्लास में मेरे हिसाब से खत्म हो, 2 घंटे वाली है कि 1.5 घंटे वाली है, 1.5 घंटे वाली है, तो 3, तो फिर चलो चालू करें, बातें कल कर लेंगे, है ना। हाँ बेटा, हाँ पढ़ाऊंगा, अभी तो बताया, आप अभी अभी आए हो क्या, मैं सब बता चुका हूं, कहानी बता चुका हूं। अब देखो जरा बच्चों, अब आपको पढ़ाना जा रहा हूं हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो बच्चों, बस 25-30 मिनट दो मुझे, फिर आराम से बातें करिएगा। देखो हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, जरा इस बात को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जनरली होता क्या है, जितनी भी रिएक्शन होती हैं, यदि रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही है, तो आप सब लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, समझ गए होंगे कि ओपन वेसल में जनरली सारी रिएक्शन लैब में होती है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, इतनी बात सही है। पहला पॉइंट कि लैब में जो भी रिएक्शन हो रही होती है वो सब की सब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होती है, क्योंकि वो सब की सब ओपन वेसल में होती है, ओपन टेस्ट ट्यूब में होती है, इसी वजह से सारी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर में है, ठीक है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो हीट निकलेगी या देनी पड़ेगी, दो ही रास्ते हैं, किसी भी प्रोसेस को करने में या तो हीट देनी पड़ती है या निकलती है, तो किसी भी रिएक्शन में या तो हीट देनी पड़ेगी या निकलेगी, तो हीट का जो एक्सचेंज होगा
हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? या तो वो रिलीज होगी या फिर हमको गेन करनी पड़ेगी इन केमिकल रिएक्शन। जो भी हीट का एक्सचेंज होगा केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होगा? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेसल ओपन है तो प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है। तो जो भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, एनर्जी लेनी पड़ रही है या देनी पड़ रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो हीट हमेशा कांस्टेंट प्रेशर की हीट होगी। अब कांस्टेंट प्रेशर की हीट को हम लोग बोलते क्या है? इंथैल्पी चेंज। इसी वजह से हर रिएक्शन के बगल में डेल्टा एच लिखा होता है। तो डेल्टा एच लिखा होने के पीछे क्या रीजन है? भाई इंथैल्पी निकलेगी, इंथैल्पी एब्सॉर्ब होगी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है, एक बार भी ये स्टेटमेंट पास नहीं हुआ है कि इंथैल्पी निकलेगी, इंथैल्पी एब्सॉर्ब होगी। तो फिर सारी रिएक्शन में बगल में डेल्टा एच कैसे लिखा हुआ है? क्योंकि हीट निकली है, हीट एब्सॉर्ब हुई है, मगर वो कांस्टेंट प्रेशर की हीट थी, इसलिए हमने उसका नॉमेनक्लेचर डेल्टा एच रख दिया है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की हीट को आप लोग डेल्टा एच कहते हो, तो हम उसको डेल्टा एच बोल रहे हैं। नहीं तो ना तो इंथैल्पी का काम निकलना नहीं है, इंथैल्पी ना निकलती है ना आती है। हीट एब्सॉर्ब हो रही है, हीट निकल रही है, मगर स्पेसिफिक कंडीशन की हीट को इंथैल्पी चेंज कहते हैं। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। तो लैब में जितने भी प्रोसेस होते हैं सब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं, इसीलिए उसका इंथैल्पी चेंज, जो भी हीट निकली उसको हम डेल्टा एच बोल देते हैं, इंथैल्पी चेंज बोल देते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। या तो प्रोसेस क्या होगा, जब कोई रिएक्शन होगी तो या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसा ही तो कुछ हो रहा होगा। तो यदि एनर्जी देनी पड़ रही है तो साइन क्या है? पॉजिटिव। सिस्टम को हीट मिल रही है, सिस्टम को हीट मिल रही है तो साइन पॉजिटिव। अब डेल्टा जब पॉजिटिव होता है तो इसका नाम रख दिया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा जब निगेटिव होता है तो इसका नाम रख दिया जाता है तो उसका नाम रख दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि हीट निकल रही इतनी बात हमारी सही हो गई है ना? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो यदि रिएक्शन में हीट लग रही है तो उसको एंडोथर्मिक बोलोगे, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। यदि रिएक्शन में हीट निकल रही है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलोगे, डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। ऐसा होगा। अब जरा देखो, जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना, अब इस प्रोसेस में हीट हमारी रिलीज हुई, ये एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और इसमें हीट रिलीज हुई है। सपोज कर लेते हैं कि एंडोथर्मिक है, तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, और इसी को बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर की हीट है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज क्यों? क्योंकि रिलीज भी हो सकती है और गेन भी हो सकती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का एक्सचेंज होगा उसी को बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें जो भी एनर्जी देनी पड़ रही है या जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसका नाम है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोगों ने उसकी डिफिनीशन छाप दी कि अब साइंस है तो थोड़ा सा स्टाइल में लिख देते हैं।
total amount of heat exchange, release या gain in a chemical reaction, is known as heat of reaction या enthalpy of reaction. तो हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज हो रही है या जो हीट गेन हो रही है उसी को क्या कह रहे हैं? हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है. अब यार देखो जरा, अब प्रॉब्लम कहां कहां आएगी जरा गौर से सुनते जाइएगा, ठीक है? अब जरा देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मगर मैं फिर लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है. यही मेन कॉन्सेप्ट है. और साथ साथ में क्या है? स्टेट फंक्शन है. बस इस पूरी हेडिंग के यही दो कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो फर्जीपना है. सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट हमको लगाने हैं कि इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है. यही दो कॉन्सेप्ट हम लगातार यूज करेंगे. तो ये पॉइंटर हो गए. तो किसी की हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि नहीं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक जर्नल फॉर्म है. अब रिएक्शन के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है. रिएक्शन के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हीट ऑफ रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है. जैसे जर्नल फॉर्म है हमारा हाइड्रोकार्बन. अब हम हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कर देते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं? उसी तरह से कोई भी रिएक्शन है तो वो हीट ऑफ रिएक्शन हो गई. आपने क्या बताया? किसी भी रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होगी वो हीट ऑफ रिएक्शन है. तो इसका मतलब ये तो सारी रिएक्शन के लिए बोल दिया ना, चाहे वो एसिड बेस रिएक्शन हो, चाहे वो कंबशन हो, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन हो, चाहे वो किसी का फॉर्मेशन हो. तो अब हम क्या करते हैं? रिएक्शन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर देते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं. नहीं तो जर्नल नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन. अब हम सिचुएशन के बेसिस पे उसको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कह देते हैं. तो उसी तरह से यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन एक कॉमन नेम है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो हीट ऑफ रिएक्शन है. अब हम रिएक्शन के बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. तो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे जरा देखिए. ये हमारा जर्नल फॉर्म है. ये हमारा हुआ जर्नल फॉर्म. अब इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया. रिएक्शन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया. अब देखो जर्नल नेम क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन. है. अब क्लासिफिकेशन उसके नाम के बेसिस पे. नाम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है? हो सकता है कोई रिएक्शन एसिड बेस हो, है कि नहीं? तो कोई रिएक्शन एसिड बेस है तो उसका नाम रख देते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. उसी की हीट ऑफ रिएक्शन का क्या नाम रख देते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा मान लो किसी रिएक्शन में कुछ जलाया जा रहा है, कंबशन हो रहा है,
तो उसका नाम रख देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन का क्या नाम रख देते हैं? हीट ऑफ कंबशन। ये देखो, मान लो किसी रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल को फॉर्म किया जा रहा है, तो इसको कह देते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। मान लो किसी रिएक्शन में वेपराइजेशन हो रहा है, फिजिकल चेंज है ना, कि वेपराइजेशन हो रहा है, तो इसको कह देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब मान लो किसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहे हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी नाम दे दोगे या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? अब मान लो कहीं पर हमारा हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन नाम दे देते हैं। सो ऑन। इसका मतलब समझ पाए? हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब बस हीट ऑफ रिएक्शन है। बस उसके रिएक्शन के नेचर के बेसिस पे अलग अलग नाम लिखे हैं, तो अलग अलग नाम पढ़ लेने, बस इतना ही सही है, इतना ही सही है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस क्या किया, जर्नल फॉर्म को स्पेसिफाई कर दिया रिएक्शन के नाम के बेसिस पे। एसिड बेस रिएक्शन है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया, किसी चीज को जला रहे हो तो कंबशन बोल दिया, कोई चीज फॉर्म हो रही है तो फॉर्मेशन बोल दिया, कोई चीज वेपराइज हो रही है तो वेपराइजेशन बोल दिया, बॉन्ड ब्रेक होके एटम बनना है तो बॉन्ड इंथैल्पी बोल दिया, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं किसी रिएक्शन में तो हाइड्रेशन बोल दिया। और ये सब क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। ये जर्नल फॉर्म है। तो अब एक एक करके इन सब की डिफिनीशन पढ़नी है, इन सब के बारे में पढ़ना है, बात इतना करना, यही है चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री, यही है। अब कैसे करना है स्टार्ट करता हूं। हाँ छाप लो, कुछ भी लिख दो, इतनी सारी है। हीट ऑफ सोल्यूशन लिख दो, हीट ऑफ डाइल्यूशन लिख दो, समझ तो पा रहे हो क्या हो रहा है? समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? पढ़ाई क्या रहा हूं, एक ही चीज को 10 बार बोल दिया है, और क्या पढ़ाया है इतनी देर में? साइंस में ज्यादा पढ़ाना नहीं होता है, हिस्ट्री में पढ़ाना होता है, क्योंकि एक लाइन का दूसरे लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा। साइंस में क्या है, यही चीज है, इसी को 10 बार बोल दिया, साइंस हो गई। अच्छा, अब गौर से समझो, चलो अब कहानी के अंदर चलते हैं। तो मैंने सबसे पहली हेडिंग पढ़ाई, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये तो बहुत लंबी हेडिंग है, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जरा देखो, सबसे पहला काम हम लोगों को यह करना है कि हमेशा 1 मोल मॉलिक्यूल का करोगे, जो भी कुछ करोगे 1 मोल का करोगे। बल्क में काम करते हैं, है ना, बल्क में 1 मोल। तो जो भी कुछ करना है, पूरी डिफिनीशन, जितनी भी डिफिनीशन होंगी सब 1 मोल के लिए होंगी। जो भी डिफिनीशन बनाएंगे या जो भी डिफिनीशन हम लोग करेंगे, किसके लिए करेंगे? 1 मोल के लिए करेंगे। और करना क्या है? हीट के एक्सचेंज को काउंट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। 1 मोल के लिए हीट के एक्सचेंज को काउंट करना है। अब बातें हर एक हेडिंग में छोटी छोटी अलग अलग बातें होंगी, बस उनको समझना है। भाई सबसे पीछे टोपी, इधर ध्यान दो भाई, प्रभु देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जरा गौर से समझिए।
हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एक मोल मॉलिक्यूल को फॉर्म करना है। हमेशा किसके लिए चलेगा? एक मोल के लिए चलेगा। ठीक है, कोई भी डिफिनीशन हो एक मोल के लिए चलेगी। तो एक मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। अब बात आई किससे करना है, तो उसके एलिमेंट्रल फॉर्म से, मतलब नेचुरल फॉर्म से, मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो एक मोल का फॉर्मेशन करना है, ऐसा नहीं कि किसी से भी करना है। उन्होंने दोनों चीजें डिफाइन कर रखी हैं कि भाई एक मोल बनाओगे और साथ साथ में किससे बनाओगे ये भी डिफाइन कर रखा है, उसके एलिमेंट्रल फॉर्म से। एक मोल मॉलिक्यूल या एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, उसके एलिमेंट्रल फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है उससे करना है। तो हम लोगों ने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इस वजह से एक्सचेंज। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जो बात है उसको बस लैंग्वेज चिपका रहे हैं। एक मोल का फॉर्मेशन करना है और किससे करना है? उसके नेचुरल फॉर्म से। अब इस बात को बस इंग्लिश में लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब किससे करोगे? यदि किसी से भी कर सकते हो तो बस डिफिनीशन यही खत्म थी, मगर नहीं, हमें स्पेसिफाई कुछ ही से करना है, उसके नेचुरल फॉर्म से करना है, तो बताना पड़ रहा है। यदि किसी से भी करना होता तो बस खत्म था, भाई एक मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम किसी से भी कर सकते हैं, मगर वो कह रहा है नहीं, किसी से भी नहीं करना है, उसके नेचुरल फॉर्म से करना है, इसलिए लिखना पड़ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बाय देयर नेचुरल फॉर्म या एलिमेंट्रल फॉर्म। एलिमेंट्रल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो एक मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना होगा। देखो थर्मोकेमिस्ट्री में फार्मूला या कॉन्सेप्ट उसकी डिफिनीशन है, जितने अच्छे से डिफिनीशन समझ पाओगे उतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। कोई फार्मूला नहीं है, डिफिनीशन ही इसका फार्मूला है, डिफिनीशन ही इसका कॉन्सेप्ट है। इसलिए देखना जितनी देर लगाऊंगा डिफिनीशन में ही लगाऊंगा। तो एक मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, किससे करना है? उसके नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे देखो मैंने कहा यार एक मोल वाटर का फॉर्मेशन करना है, कितना? देखो यहां कितना लिखा है? एक। तो एक मोल का करना है बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन में। एक मोल वाटर का फॉर्मेशन करना है, अब किससे करना है? नेचुरल फॉर्म। तो हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? H2 गैस। ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? O2 गैस के फॉर्म में मिलता है। और बैलेंस तो होना ही चाहिए। अब मैं यहां हाफ क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक मोल का फॉर्मेशन करना है। तो एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, उसके नेचुरल फॉर्म से किया। हाइड्रोजन नेचर में H2 गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन नेचर में ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है। अब इसमें जो भी हीट रिलीज हुई, हीट ऑफ रिएक्शन, उसी का नाम रख दिया हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे। अब ये क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन है वाटर की? एक मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, HN इक्वल्स OHN इक्वल्स। अब देखो आधी डिफिनीशन को ये भी फॉलो कर रहा है, एक मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, मगर हाइड्रोजन HN के फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है नेचर में। नेचर में तो वो यार हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन OHN के फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आधी डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है कि एक मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, मगर नेचुरल फॉर्म से नहीं हो रहा है।
इस वजह से ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है। इस वजह से ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है। एक मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, मगर पूरी डिफिनीशन है कि एक मोल का फॉर्मेशन करना है और उसके नेचुरल फॉर्म से करना है। पहला क्वेश्चन इसी जगह से आता है, इस जगह से, कि उन्होंने 4 रिएक्शन लिख दी और पूछ दिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर रिएक्शन इसमें से कौन सी है। एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, किसी में 2 मोल बना दिए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में तो हमेशा 1 मोल बनाना होता है, और यहाँ पे 2 लिख दिया, बैलेंसिंग कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हुई? हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल का बनाना है बाय डिफॉल्ट। तो अब तुम्हें दिमाग में ये बात बैठानी है, 1 मोल का फॉर्मेशन करना है, उसके नेचुरल फॉर्म से करना है, बस इतनी बात बैठानी है, और कुछ नहीं बैठाना है। ये तो मान लो इतनी देर से हम कथा कर रहे थे, इधर उधर कुछ बता रहे हैं, ठीक है, ये सारी साइंस की बातें हैं, मगर आपको दिमाग में क्या स्टोर करना है कि बस 1 मोल का फॉर्मेशन करना है। किससे करना है? उसके नेचुरल फॉर्म से, और उसको हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? अब देखो, बस डिफिनीशन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। अब बस आप इस पे क्वेश्चन बना लो, जितने चाहो उतने। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो वही कह सकता है, सेलेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। शॉर्टकट में लिख रहा हूं। बातें नहीं करो भाई। अब जरा देखो, सब में 1 मोल कार्बन फॉर्म हुआ है, सब में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। मैंने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, तो आधी डिफिनीशन सही है, 1 मोल 1 मोल 2 मोल, ये तो आधी डिफिनीशन भी गलत हो गई। 1 मोल, मगर हमें किससे कराना है? उसके नेचुरल फॉर्म। तो भाई कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। यहां सॉलिड दिया है? नहीं, गलत हो गया। यहां सॉलिड दिया है? हाँ। यहां सॉलिड दिया है? नहीं। यहां सॉलिड दिया है? नहीं। तो कार्बन, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कौन सी है? बी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्वेश्चन तो इस तरह का। बात समझ पाए सब लोग? हाँ बेटा, हाँ हाँ, सब कुछ लिख के देगा, नहीं तो कैसे करेंगे हम लोग, इतने टैलेंटेड थोड़ी ना है। मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रॉपर देगा। अब जरा देखो, अब क्वेश्चन को फिर हल्का सा घुमा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखो बच्चों। 4 ग्राम कार्बन बर्न विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ए, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा। फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज, नहीं तो तुम हमसे भी नहीं निकलेगा, एंड रिलीज -20 किलो जूल हीट। कैलकुलेट HOF ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ए 20 किलो जूल, बी
सी डी। अब जरा देखो, अब इस पर न्यूमेरिकल। अच्छा, कितना फॉर्मेशन करना है? 1 मोल का। डिफिनीशन तो 1 मोल के लिए ना। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और करना किससे? नेचुरल फॉर्म से। सारा खेल नेचुरल फॉर्म में चल रहा है। देखो, आप कार्बन को बर्न कर रहे हो, नेचुरल फॉर्म है। तो अब यार गौर से देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। अब 4 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब कितने मोल हुआ? 4 डिवाइडेड बाई 12, 1/3। जितने मोल कार्बन लोगे उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब 1/3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है और इसमें एनर्जी रिलीज हुई है 20 किलो जूल। तो डिफिनीशन तो 1 मोल की है ना, ये तो 1/3 की बात कर रहा है। 1/3 की एनर्जी 20 है, तो हमें 1/3 मोल की तो लिखनी नहीं है, हमें कितने मोल की एनर्जी लिखनी है? 1। तो 1/3 में कितनी है? 20। तो 1 मोल में ट्रिपल कर दो, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 60। बात समझ पाए? तो देखो, डिफिनीशन ही कॉन्सेप्ट है, हमने डिफिनीशन ही तो लगाई है। कर पा रहे हो? अच्छा, अब इसको पलट भी सकते हैं। जैसे 4 ग्राम था, हम इसको 24 ग्राम भी लिख सकते थे, तो यार वो 2 मोल की आ जाती, मगर डिफिनीशन 1 मोल की है। तो ध्यान रखना, डिफिनीशन ही सारा कॉन्सेप्ट है। जितनी तगड़ी तरह से डिफिनीशन तुम्हारे दिमाग में बैठी होगी, आराम से मस्ती से क्वेश्चन कर दोगे, तुम्हें क्वेश्चन बहुत रद्दी दिखेगा। डिफिनीशन नहीं आती होगी तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि फार्मूला कोई है ही नहीं पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में। वो जो तुम बुकों में देखते हो वो फर्जी बनाए, कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, बात समझ पाए? अच्छा, इतनी बात क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको पलट भी सकते हो, इसी क्वेश्चन का पलटी मार दो, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दो और पूछ लो 4 ग्राम कार्बन को जलाने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उल्टा कर दो। मैंने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 60 किलो जूल पर मोल है, तो बताओ 4 ग्राम कार्बन को जलाने में कितनी हीट रिलीज होगी? तो भाई तुमने 1 मोल की दे रखी है, 4 ग्राम जलाने में 1/3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैं कर देता हूं, है ना, नहीं तो सब वर्बल चलेगा। तो बच्चे कहेंगे सर यार आप 20 साल में इतना सीख पाए हो, हमसे 20 मिनट में उम्मीद करते हो। तो उम्मीद तो वो करो जो जायज हो, है कि नहीं भाई? उम्मीद तो वो करो जो जायज हो। तो हम तो कह रहे हैं अच्छा ये ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है यार पहली बात भी मैंने किसी तरह स्टोर की, दूसरी भी स्टोर की, तीसरी भी स्टोर की, अब रुको तो सही, धड़ाधड़ मारते चले जा रहे हो, कितनी स्टोर करेंगे? तो चलो क्वेश्चन करके बताएंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 100 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो 1 मोल की होगी, है कि नहीं? कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ 4 ग्राम कार्बन। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, ये के क्या होता है? 1 मिनट, किलो जूल है क्या वहां पर भी? अच्छा, अब देखो ये, अब वही क्वेश्चन मैंने पलटी मार दी है, बस अपोजिट लिख दिया है। जो उसमें दिया था ठीक है वो इसमें निकालना है, और जो उसमें निकालना था वो इसमें दिया है,
बस क्वेश्चन को पलट दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया, बाई सी प्लस O2 CO2 हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन लिख ली। यही रिएक्शन तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं? सही है। अब 1 मोल में कितनी एनर्जी निकल रही है? 100 किलो जूल। अब हम देख लें कि 4 मोल कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है कि नहीं? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने में इतनी एनर्जी निकलती है क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कितनी निकलती है? 100। और इन्होंने कितना बनाया है? 4 मोल को बर्न किया है, 4 ग्राम को, तो 1/3 हुआ। मोल बना लिया, सब लोग समझ गए ना कैसे बनाया है? मास अपॉन एटॉमिक मास 1/3 मोल। जितना ये खर्च होगा उतना ये बनेगा, 1:1 है। सही चल रहा है? क्लियर है? तो 1 मोल बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 1/3 बनाने में 1/3 रिलीज होगी। अच्छा, रिलीज कह रहा है तो साइन कैसा आएगा? माइनस, प्लस वाला नहीं आएगा। अच्छा, टिक प्लस वाले पे किया है ना? रिलीज कह रहा है तो साइन कैसा आएगा? माइनस। हाँ हाँ, ऊपर भी माइनस ही है। ठीक है। हाँ, मन की आंखों का थोड़ा जोर डाले। तो बात समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? दोनों क्वेश्चन कैसे के समझ पाए? कोई फार्मूला नहीं लगाया, डिफिनीशन लगाई है, तो डिफिनीशन ही लगानी है। अब और कैसे आ सकता है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, जरा देखना। ठीक है, हाँ बेटा, तो फिर प्लस वाला टिक कर देते हैं, फिर वहां पर भी प्लस दिया होता है ना। वैसे कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मगर जब कंबशन में जाएंगे तब पढ़ाएंगे ये बात, है ना? अब जरा देखो बच्चों, यहां पे एक और बात आई। उन्होंने कहा कि आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाई है, मतलब 1 मोल कंपाउंड को बनाने की एनर्जी पढ़ाई है, और हीट ऑफ रिएक्शन जर्नल टर्म है। तो जर्नल टर्म और स्पेसिफिक टर्म में क्या कोई रिलेशन है कि नहीं? तो देखो, अब इस बात को समझो, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप लोग मेरी तरह लिख नहीं पाओगे, इसलिए रुक जाओ। इससे पहले एक चीज और बता दें, फिर ये वाली हेडिंग करिएगा। वैसे वो मैं पढ़ा चुका हूं, कल पढ़ाया है, मगर फिर बता देता हूं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो, जब किसी में स्टैंडर्ड कहते हैं तो नॉट लग जाता है। अब ये नॉट का मतलब क्या होता है जरा समझना। एक में पढ़ाऊंगा, सब में स्टैंडर्ड ऐसा ही चलेगा, ठीक है? तो मैंने कल डेल्टा जी में पढ़ा दिया था, तो चाहता तो आज ना पढ़ाता, ठीक है, मगर क्या है, कल बच्चे कम थे इसलिए बता देता हूं। गौर सुनिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब होता है वही चीज कैलकुलेट करनी है मगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, और वो कांस्टेंट वैल्यू भी फिक्स रहती है। कितनी? टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर जो है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन मेजर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। बात समझ पा रहे हो? किसी भी रिएक्शन की हीट को यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर दिया तो वो स्टैंडर्ड बोली जाती है। अभी मैंने यहां पे कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था, देख लो, कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है
मगर फिक्स वैल्यू नहीं है। वो कांस्टेंट 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। मगर अब आप कह रहे हो नहीं, कांस्टेंट भी होगा और फिक्स वैल्यू भी होगी, 25 डिग्री ही होगा। तो जब आप किसी भी प्रोसेस की हीट को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड बोली जाने लगती है। तो हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी टेम्परेचर पे मेजर की गई होगी, मगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर की गई है। क्लियर है? तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब मान लो कोई बच्चा चाहता है कि डिफिनीशन लिख दें, तो वही डिफिनीशन छाप दो, लास्ट में बस टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दो। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल by their natural form of element। देखो यहां तक कुछ समय हुआ है, अब ये लिख दो एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नॉट लगा के। ठीक है, तो अब हर रिएक्शन में दो हीट होंगी, एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड अब मैं किसी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस उसमें इतना जोड़ना होगा बार बार कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर दिया तो स्टैंडर्ड हो गई, और बाकी किसी भी टेम्परेचर पे चल रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगी, मगर उस कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसमें वैल्यू फिक्स है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो सब कुछ चेंज होता है, बड़ा खतरनाक वेरिएबल है टेम्परेचर, वो सबको चेंज करता है। अब हम आ गए क्या? हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में कैसे लिखोगे? तो उसके लिखने का तरीका ये है, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में ऐसे लिखी जाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको देखो एक लिख के दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि आप अभी एक जगह पे गलती कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये लिखते क्यों है। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, सपोज करो एक सिंपल रिएक्शन लेता हूं। देखो, ये रिएक्शन आप लोगों ने उसमें पढ़ी है, ऑर्गेनिक में। ठीक है, मैंने इसका क्या किया है? हाइड्रोजनेशन कर दिया है, जोड़ दिए हैं, तो 2 आएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। ये देखो, कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है अपने में, इसलिए लिया नहीं है ये रिएक्शन। अब मैंने कहा इसकी हीट ऑफ रिएक्शन लिखो इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। भाई ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन तो है नहीं। 1 मोल का फॉर्मेशन क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से हो रहा है? नहीं, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है, मगर हीट ऑफ रिएक्शन तो है। क्यों? किसी भी रिएक्शन को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसको फॉर्मेशन के टर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने कहा ऐसे लिख दो,
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब गौर समझना, इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो अमाउंट पे डिपेंड करेगी। इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि कितने मोल की हीट दी है। यहां पे कितने मोल बना है? 1 मोल। अब आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो वो कितने मोल की है? हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल की होती है। समझ रहे हो ना? तो देखो 1 ही मोल बनाना है तो 1 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, प्रोडक्ट है ना ये, सारा प्रोडक्ट लिख गया। अच्छा, माइनस, अब रिएक्टेंट लिखो। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल की होती है और यहां ये कितना यूज हो रहा है? 2 मोल, तो 2 मोल। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मोल का मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा तो नहीं होगा, मगर इत्तेफाक की बात है तुम जितनी भी लिखोगे ना सब एक्सटेंसिव है, क्योंकि तुम इसको लिखोगे या डेल्टा जी लिखोगे और वो सब एनर्जी है और सारी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। इस वजह से ये मोल का हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब इधर क्या लिखोगे? 1 इंटू, ये देखो कैसे लिखेंगे, समझ गए? प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट लिख दिया, माइनस सारा रिएक्टेंट लिख दिया। क्लियर है? सारा प्रोडक्ट लिख दिया माइनस सारा रिएक्टेंट लिख दिया, तो नॉट लगा दो। जब सब जगह नॉट चलेगा तो नॉट नॉट हो जाएगा। मतलब सेम रखना है, नॉट वाले हैं तो नॉट वाला, बिना नॉट वाले हैं तो बिना नॉट वाला, है ना? बस दोनों सेम होनी चाहिए। तो जनरली नॉट वाला ही चल रहा होता है। इस बात को समझ पाए? अब यहां पे एक नोट डालता हूं, जो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था कल की क्लास में, डेल्टा जी में। गौर सुनिएगा, डरिएगा नहीं। अब डरने वाला टाइम आया है, डरना नहीं कोई बच्चा। देखो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो डर लगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, थोड़ा सहायता मिलेगी। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज, अरे स्टैंडर्ड हीट ऑफ नेचुरल फॉर्म एलिमेंट। yes. देखो बच्चों, एक प्रॉब्लम आएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज सपोज टू बी 0। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नेचुरल फॉर्म की 0 सपोज की गई है, और ध्यान रखना स्टैंडर्ड 0 सपोज की गई है, नॉर्मल नहीं। तो यदि कहीं पे नेचुरल फॉर्म की हीट ऑफ फॉर्मेशन ना गिवन हो तो एक बार देख लेना वो उसका एलिमेंटल फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म की 0 डालनी है, और जिसकी 0 डालनी है उसकी क्यों देगा? जैसे यहां देखो, वो हाइड्रोजन की कभी देगा ही नहीं, वो इसकी देगा, इसकी देगा। क्यों? हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म है, इसकी आप 0 डालो, क्योंकि क्या है, नेचुरल फॉर्म की हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को 0 सपोज किया गया है, तो उसकी वैल्यू तो आपको क्यों देगा? वो तो आपको 0 डालनी है। जैसे देखो, कुछ मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे Zn किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस। आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। ठीक है। एंड नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस।
तो ये नेचुरल फॉर्म है। इन सब की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से 0 डाल देनी है। हाँ, छापने के लिए टाइम देंगे। अपनी तरफ से आपको 0 डाल देनी है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल फॉर्म या नेचुरल फॉर्म को 0 माना गया है और नॉर्मल फॉर्म को 0 नहीं माना गया। जरा ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आएगा, इनमें से किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो अब ये होगा किसकी 0 डालें, कि इनमें से किसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो जो नेचुरल फॉर्म होगा उसकी 0 होगी। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन इस पर भी बनेगा, इस पॉइंट पर भी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज सपोज टू बी 0 और स्टैंडर्ड को 0 सपोज किया गया है, नॉर्मल को नहीं, इसलिए बगल में नॉर्मल लिखा है। और यही डिट्टो स्टेटमेंट गिब्स फ्री एनर्जी के लिए होता है। कल मैंने पढ़ाया था गिब्स फ्री एनर्जी में। अब छप गया हो तो आगे कार्रवाई करते हैं। अब जरा देखो, इस पर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0। अब वो लैंग्वेज की जगह मैंने डायरेक्ट ऐसे छाप दिया है, ठीक है। चलो बताओ। तो अब क्या होगा? ऑल इनकरेक्ट है ना। इसका ऑप्शन क्या है? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इनमें से कोई भी नेचुरल फॉर्म में नहीं दिया है कि नहीं? कोई भी नेचुरल फॉर्म में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आपने टिक किया? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। तो कोई भी नेचुरल फॉर्म कहां है? नेचुरल फॉर्म की 0 सपोज की गई है। अभी इस क्वेश्चन को जरा सा चेंज करता हूं, देखना। आप बताओ। रुक जाइए, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा कर देता हूं। अब क्या है कि बच्चों क्या करते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी में, अच्छा इनमें से किसकी, एक मिनट, इनमें से किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो बच्चे ऑल टिक कर देंगे। जबकि इनमें से किसी की 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म है, तो एलिमेंटल फॉर्म का स्टैंडर्ड 0 है। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म का क्या है? स्टैंडर्ड 0 है। एक और ऑप्शन लिख रहा हूं ना आपके लिए, आप लोग लिखने नहीं देते हो। अब आंसर बताना है। तो यदि नॉट पे किसी का ध्यान ना गया तो वो ऑल पे टिक कर देगा। क्यों? ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये एलिमेंटल फॉर्म है। और जो बात को पकड़ पाएगा कि यार वो सिर्फ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को 0 सपोज किया गया है, नॉर्मल को नहीं, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म है, तो वो ई टिक करेगा, है ना। तो जरा गौर से रखना क्वेश्चन में ध्यान कि वो पूछ क्या रहा है। हम 0 पे फोकस ना रखें कि अच्छा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। कौन सी 0 होती, कौन सी 0 नहीं होती, इस पर फोकस रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कि यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं।
और यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, मैंने जिस क्वेश्चन को आपको अभी दिया था उसी को यूज करता हूं। मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन क्या था जरा एक बार देख ले। अच्छा, इसको, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, ये रिएक्शन थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये रिएक्शन थी। अब मैंने इसमें आपको क्या क्या दिया, देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, C2H6 एंड C2H2 इज 100 किलो जूल पर मोल एंड, अच्छा दोनों ही C2H6 हो गए, अभी चेंज कर देते हैं, ठीक है, मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, आपको इसकी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो अभी आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, अभी आपको क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 दिया है, और वो हीट ऑफ रिएक्शन दिया है। तो तुमने कहा यार हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो तुमने ये फार्मूला मार दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो तुमने देखा कितना है, एक इंटू, देखो एक मोल की एनर्जी दी है और हमें एक मोल की ही चाहिए, तो ये वाला है 100। डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना, सही है, सही है, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये हमारे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो देखो यहां पे थोड़ा सा एक स्टेटमेंट पास कर दो, ये स्टैंडर्ड है, नहीं तो जीरो नहीं डाल पाओगे ना, है ना। कई जगह पे क्वेश्चन ही गलत लिखा होता है, स्टैंडर्ड लिखते नहीं, जीरो डाल देते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा था, सही है। इसकी क्या किया, जीरो डाल दिया, और इसकी आपने दे रखी है 200। अब कट्टम काट खेला तो माइनस की 100 किलो जूल आ गई। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो। कुछ नहीं किया, वही किया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, 1 इंटू C2H6 माइनस 1 इंटू C2H2 प्लस 2 इंटू H2, इसकी जीरो हो गई तो ये माइनस ये आया है। अब देखना, इसी क्वेश्चन को फिर लिख रहा हूं, देखना, अब आपको एक बात समझ में आएगी कि अच्छा ये गेम तुम्हारे साथ चलता है। देखिए, अब गौर से देखिएगा, डरना नहीं, क्योंकि अब तुम डरोगे। ये देखो, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन
अब देखो बच्चों, जरा समझिएगा। अब आपको, आप लोग छापिएगा नहीं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जरा समझो। देखो, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है ना। इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है जरा गौर से देखो। इन दो इक्वेशनों को आप केमिस्ट्री की इक्वेशन मत मानो, इनको मानो मैथ्स की इक्वेशन। आप भूल जाओ कि ये केमिस्ट्री लिखा है, आप इसको इस तरह से मानो कि यार ये 2x, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू समथिंग लिखा है, जेड मान लो या वैल्यू मान लो 100, इस तरह से। अब जब इस तरह से कुछ लिखा होता है, जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखी, गौर से देखिएगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। आप बताओ क्या करोगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आप कहोगे ये 1 है, ये 2 है, 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो जब 2 माइनस 1 करोगे, सॉरी 1 माइनस 2 करोगे, है ना, नहीं तो माइनस साइन आ जाएंगे। तो आपने कहा सर 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो जब माइनस किया तो ये उड़ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया। अब 7, और ये हमने क्लास 6 या 7 में पढ़ा था, या और नीचे वाली में पढ़ा होगा, है ना। कोई बात नहीं, किसी में भी हो। अब थर्ड में आ गया हो, मेरे जमाने में थोड़ा सा 6 7 में था। अब गौर समझो, अरे प्रभु हमें भी बोल लेने दो। देखो, आपको बिल्कुल इसको मैथ समझनी है, आपका जो मन है वो करो, बस मैथ के हिसाब से सही करना। इन दो इक्वेशन में जो करना है करिए। आप इसमें जिसका मन हो उसका मल्टीप्लाई करिए, जिसका मन है उससे डिवाइड करिए, लेफ्ट ले जाइए, राइट ले जाइए, बस ये इक्वेशन आनी चाहिए। बस ध्यान रखना मैथ्स के हिसाब से, तो जो आप लेफ्ट साइड में करोगे वही राइट साइड में करोगे, है कि नहीं। मतलब जो पूरी इक्वेशन में करोगे वही इंथैल्पी में करोगे, क्योंकि स्टेट फंक्शन, वो सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब मोल बढ़ा रहे हो, तो भाई की एनर्जी भी तो बढ़ेगी। तो जो आप इक्वेशन में करोगे वही डेल्टा एच में भी करोगे। और करना क्या है, इन दो इक्वेशनों को जैसे मनो वैसे सॉल्व करो, मैथ के हिसाब से, केमिस्ट्री छोड़ दो, बस ये आनी चाहिए, बस ये आनी चाहिए, जो मन है वो करो। तो अब मैथ के हिसाब से सॉल्व करना है, तो देखना ये कितना इजी हो गया। गौर से देखिए, हम इसको मैथ के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैंने देखा यार ये किधर लाना है, लेफ्ट में, ये है कहां पे, राइट में। इसका मतलब इसकी पलटी मारो, है कि नहीं। तो मैंने इसको पलट दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। पहले तो आप लेफ्ट राइट चेक कर लिया करो, उससे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बैलेंस होना चाहिए सब कुछ, ध्यान रखो। अच्छा, लेफ्ट से राइट में पलटी मारी, इसका मतलब क्या हुआ। आपने कहा ए से बी की डेल्टा एच ये है, बी से ए की डेल्टा एच, साइन माइनस हो जाएगा। तो जब तुम रिएक्शन को पलटोगे तो डेल्टा एच का साइन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। रिएक्शन को पलटने का मतलब तुमने रिवर्स स्टेट ले लिए है। ए से बी थे, इसकी प्लस 100 थी, ठीक है, या प्लस 200 थी। अब तुम कह रहे हो बी से ए, पलटने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया। तो आप जैसे ही रिएक्शन को पलटोगे तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1, हमें ये लेफ्ट में चाहिए था, मिल गया। अच्छा, कितना कॉफिशिएंट है 1, इसका भी 1, इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब भाई को उठाते हैं, ये कितना है, राइट में चाहिए, राइट में है, कॉफिशिएंट कितना है 1, 1 मिल गया। तो अब आप एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, उठा के जोड़ दो। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, और 1 प्लस 2 कर दिया। तो 1 प्लस 2 यहां जैसे होता है वैसे वहां होगा, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट जुड़ेगा। तो भाई जोड़ो,
इसको इससे जोड़ा तो देखो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये लेफ्ट में राइट में कट्टम काट हो गया, ये 3 और ये 1, तो बचेंगे किधर 2, 2 बचे। अच्छा ये इधर वाला तो गायब हो गया, अब ये पलट गया था ये, तो ये बचा। लेफ्ट में क्या लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो ये इससे कट गया, ये इससे घट गया, तो ये 2 बचा और ये बचा। अब राइट में चलो, राइट में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये कट चुका है, ये घट चुका है, ये बचा। अब इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब बस इधर वाला छाप लो, एनर्जी आपने क्या किया है, 1 और 2 को जोड़ा है। 1 कौन है, ये, और 2 कौन है, ये। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, -100, तो एक ही क्वेश्चन को वो 2 अलग तरीके से पूछता है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। यही क्वेश्चन है, मैंने इसके लिखने का तरीका चेंज कर दिया था, देखो आंसर सेम आ रहा है। तो ये जो तुम ये कर रहे हो या वो करो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो ये सिर्फ रहता फैलाने की बात होती है कि बच्चों को डराया कैसे जाए। तो इस बार मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी, तो ये फार्मूला लगाया, तो तुम्हें लगा बड़ा इजी है, और जब मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया तो तुम्हें लगा यार बड़ा टफ है, बड़ा बड़ा हो गया ना, बहुत सारी लाइनें भर गई, दोनों एक ही चीज है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, जब भी इक्वेशन देके इक्वेशन निकालने को कहे तो वो तो और इजी क्वेश्चन है, उसमें बस यही लगाना है, मैथ्स की तरह, कि हमें फाइनल इक्वेशन लानी है, इतनी दी है, अब इनमें क्या करना है, जो तुम्हें मैथ्स में समझ में आता है वो कर लो, बस मैथ्स के रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो मैथ्स में तुम्हें समझ में आता है वो करके ये इक्वेशन लानी है बस, और बस इसी का क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है इसी पैटर्न का आता है मैक्सिमम। तो हर एक में हम यही करेंगे, चाहे वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे कंबर्शन हो, चाहे न्यूट्रलाइजेशन हो, चाहे बॉन्ड ब्रेक हो, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी हो, कुछ भी हो, हर एक में यही करना है। और इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आना है, इस पर ज्यादा आता है, 99% इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, कि वो 2-3 रिएक्शन देके किसी तीसरी रिएक्शन का पूछता है, तो तुम्हें उसको क्या करना है, मैथ्स की तरह सॉल्व करना है, केमिस्ट्री की तरह नहीं। केमिस्ट्री की तरह में टेंशन होगी, मैथ्स की तरह सॉल्व करोगे, भैया 2 इक्वेशन दी है, तीसरी इक्वेशन निकालनी है। अब तीसरी इक्वेशन निकालनी है तो देख लो यार, कौन लेफ्ट में है, लेफ्ट राइट करने के लिए पलटी मारना है, अब कॉफिशिएंट बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो वो सब तो बहुत छोटे काम है यार हमारे लिए, क्लास 3 की मैथ्स पढ़नी है ये वाली। तो इसको फील करोगे मैथ्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह नहीं, कि अच्छा हमारे पास 3 इक्वेशन दी हैं, इन 3 इक्वेशन की हेल्प से ये चौथी इक्वेशन लानी है, 2 इक्वेशन दी हैं, इस 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें तीसरी इक्वेशन लानी है। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन करोगे, और बात दोनों एक ही है, मगर कहने के तरीके अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 अलग तरीके से दिया है। वही क्वेश्चन है ऐसे दे देगा, ऐसे दिया तो तुम तो निपटाई दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, फार्मूला चिपकाना है। मगर ऐसे भी दे तो तुमको केमिस्ट्री ना सोच के मैथ सोचनी है, कि यार कुछ भी करो बस वो हमारी फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए, इतने ही फॉर्मेट हैं। सबसे पहली वाली हेडिंग पढ़ाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, अब ये दोबारा थोड़ी करना है, अब तो सीधा लगा देना है। तो अब हमारी जो हेडिंग बची है, अब हम उनको करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ पाए हो, कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो बस अब हम लोग कल इस चैप्टर को, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी 2 दिन लगेंगे चैप्टर में, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए, ठीक है। वैसे 3 दिन लगेंगे, एक दिन अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर कम से कम 30-35 क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ, आज शाम को 8 बजे ऐप पर लिक्विड सोल्यूशन का रिवीजन है, 8 से 11 होगा लिक्विड सोल्यूशन का रिवीजन, ठीक है। आप लिक्विड सोल्यूशन पर रिवाइज करके आइएगा और हम लोग वहां पे बैठ के क्वेश्चन करेंगे।